नमस्ते दोस्तों, आपका उद्दात हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है और उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक निबंध लगा हुआ है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में शिरीष के फूल। हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन शिरीष का फूल पढ़ने से पहले कुछ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का परिचय, रचना परिचय ये दे रखा है इसमें, इस लेसन से पहले। तो हम पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ऊपर, ठीक है। तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जन्म की बात करते हैं तो 1907 में आरत दुबे का छपरा, कहाँ पे, बलिया, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और यदि इनकी रचनाओं की यदि बात करते हैं तो इनकी रचनाओं में आते हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये इनके निबंध संग्रह है। कौन कौन से? अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये इनके निबंध संग्रह है। कबीर, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। मैं आप लोगों को बता दूं, जो इसमें जो भी दे रखे हैं, निबंध दे रखे हैं, उपन्यास दे रखे हैं या आलोचनात्मक जो कृतियां इनके दे रखी हैं, ये सब के सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक भी ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि कम इंपोर्टेंट है, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे इन्होंने जो दे रखा है ना, जैसे उपन्यास, अशोक निबंध संग्रह, अशोक के फूल वगैरह, ये क्रम से कई बार ना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है या फिर जयशंकर प्रसाद, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट जो राइटर होते हैं ना, उनके रचनाओं का क्रम भी लगवा लेते हैं। ये तो होगा नहीं कि इनकी अलग अलग रचनाओं का लगवाए, या तो निबंधों का संग्रह है, इनको क्रम से लगवाएंगे, या उपन्यासों को, या फिर इनकी लालित्य योजना जो ये है, आलोचनात्मक साहित्यिक कृतियां, इनको इनमें भी अगर यदि हम बात करते हैं तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला। और एक इनमें जो कबीर है ना, कबीर और लालित्य योजना, इनको कई बार लगवा लेते हैं कि क्रम से लगाइए। बाकी निबंध संग्रह और उपन्यास, इनको तो आप ऐसे ही याद रखना, क्योंकि इसमें क्रम से ही दे रखे हैं, आपको अलग से ऐसे क्रम लगाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं होता तो मैं लगवा देती, बट ये यहाँ पे क्रम से ही दे रखे हैं, ऐसे ही याद करना है। इन्होंने जो संपादन जो किया है, संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की वाणियां, ये इन्होंने क्या किया, इन ग्रंथों का इन्होंने सिर्फ संपादन किया है। विश्व भारती शांति निकेतन से इनकी एक पत्रिका निकलती थी, जिसका संपादन किया है विश्व भारती पत्रिका का संपादन इन्होंने किया है। अब बात करते हैं इनको पुरस्कार और कौन कौन से सम्मान मिले हैं। साहित्य अकादमी इनको आलोक पर्व के ऊपर मिला है, साहित्य अकादमी किस पे, आलोक पर्व के ऊपर। भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण भी मिला है, इनको पद्म भूषण। और लखनऊ जो विश्वविद्यालय, वहां से इनको डीलेट की उपाधि मिली थी। कहां से? लखनऊ से। क्योंकि ये चीजें हमें इसलिए याद रखनी है कि कई बार हमसे ना इनकी विशेषताओं के ऊपर पूछ लेते हैं, तो इसलिए इसमें जो विशेषताएं देख के रखी है, इसके बारे में जो फैक्ट दे रखे हैं, वो तो कम से कम हमें पता होना ही चाहिए। अब साहित्य के ऊपर बात करते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास जब लिखते हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है, हिंदी साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो साहित्य लिखा है वो कहते हैं कि उसको मनुष्य की दृष्टि से देखने का मैं तो पक्षपाती हूँ। जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता, परमोपेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुखातुर, मतलब पर मतलब दूसरे का दुख का लिए कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। वैसे आप लोग यहीं से शुरू कर लीजिए कि मनुष्य, ये देखते हैं कि जनता शब्द है ना, ये ज्यादातर शुक्ल यूज करते हैं ये शब्द, और मनुष्य है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, ये यहाँ तक ही पूछा जाता है लगभग लगभग। बाकी हमें पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें पूरा दे देते हैं तो हम इतनी बड़ी लाइन देख के घबरा जाते हैं कि पता नहीं इसमें तो किसने लिख दिया, क्या है। तो मैं मनुष्य को
मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति से लेके यहाँ से लेके और मुझे संकोच होता है, साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है, ये पूरी की पूरी आपको अंडरलाइन करके याद कर लेनी है। आगे देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। देखिए, हम बात करते हैं, कोई तो देखता है कि इतिहास को देख के, मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर साहित्य देखता है, कोई उस समय की वर्तमान परिस्थितियों को देख के, कोई लिखता है कि संस्कृति हमारी कैसी रही थी, उसको देख के मतलब कि इतिहास को परखता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की क्या रही है, ये भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास को, जो संस्कृति, जो इतिहास जो इनको मिलता है, उसको देख के इन्होंने हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं व उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन, आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में पेट कर उनका अगाध पांडित्य नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुए। विज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढालकर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीयता। देखिए, यहाँ पे मानवतावादी सर्जन है इनका, कैसा है, मानवतावादी, और सांस्कृतिक ऐतिहासिक इनकी दृष्टि है, कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। मतलब शास्त्रीयता, देखिए पीछे, शास्त्रीयता और का संगम है। इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर, रविंद्रनाथ और तुलसी एकाकार हो उठते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है, बंद की लालित योजना और बंद की शास्त्रीयता का संगम है इनके अंदर। रिपीट कर देते हैं पीछे से, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है। यहां से शुरू करेंगे हम। विचार की तेजस्विता, विचारों को तेजस्विता और कथन के लालित्य और बंद की शास्त्रीयता, इनका संगम मिलता है। इस प्रकार, मतलब इस वजह से इसमें कबीर, तेजस्विता है ना, और लालित्य योजना और बंद की शास्त्रीयता, इस वजह से ये तीनों उनमें एकाकार हो उठते। किसमें, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी में। कौन से इतिहासकार है जिसके लिए कहा जाता है जिनमें कबीर, रविंद्रनाथ और तुलसी एकाकार हो उठते हैं, तो कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है। इसके बाद उससे जो प्राण धारा फूटती है, वह लोक धर्मी रोमांटिक धारा है, जो उनके उच्च कृतित्व को सहज ग्राह्य बनाए रखती है। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि जबरदस्त है। उसमें इस बात का पर विशेष बल है कि भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं है। ये विशेष महत्व की बात है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है ना, किसी एक जाति की देन नहीं है, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधना अंशों, मतलब कि जो श्रेष्ठ जो जाति है उनके साधनों के जो अंश है ना, कि लवण नीर संयोग से उसका विकास हुआ है। उसकी मूल चेतना विराट मानवतावादी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मूल चेतना क्या है, मानवतावादी है, जिसके संस्पर्श से कला और साहित्य ही नहीं, यह संपूर्ण जीवन ही सौंदर्य व आनंद से परिपूर्ण हो उठता है। द्विवेदी जी के सभी उपन्यास समाज के जात पात और मजहबों में विभाजन, आबादी मतलब आदि आबादी किसे कहा है इन्होंने, स्त्री के दलन की पीड़ा को सबसे बड़े सांस्कृतिक संकट के रूप में पहचानने, रचने और सामंजस्य में समाधान खोजने का साहित्य है। वे स्त्री को सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा शिकार मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा शिकार किसे मानते हैं, स्त्री को मानते हैं। वो किसी भी मतलब जाति पात से, मजहबों के विभाजन से और स्त्री की जो पीड़ा है ना, उस सांस्कृतिक संकट को इन्होंने पहचाना है। सांस्कृतिक ऐतिहासिक संदर्भ में उसकी पीड़ा का गहरा विश्लेषण करते हुए, किसकी पीड़ा का, स्त्री की पीड़ा का, एवं सरस श्रद्धा के साथ उसकी महिमा प्रतिष्ठित करते हैं। विशेषकर बाण भट्ट की आत्मकथा,
आत्मकथा में मानवता और लोक से विमुख कोई भी विज्ञान, तंत्र, मंत्र, विश्वास या सिद्धांत उन्हें ग्राह्य नहीं है और मानव की जिजीविका और विजय यात्रा में उनकी अखंड आस्था है। इसी से वे मानवतावादी साहित्यकार समीक्षक के रूप में प्रतिष्ठित है। कैसे है? मानवतावादी साहित्यकार है। द्विवेदी जी का आलोचक व्यक्तित्व हिंदी चिंताधारा की सहज लोक परंपरा को पहचान लेता है और उसी से संबंध नाथों, सिद्धों और कबीर से हिंदी की साहित्य परंपरा को जोड़कर उसे एक प्रगतिशील मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित किया है। भक्ति काल को भारतीय चिंताधारा का सहज विकास मानने वाले इतिहासकार के रूप में उनकी भूमिका ऐतिहासिक महत्व रखती है। वो कहते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि हमारी जो भक्ति काल जो आया था वो किसी आक्रांतों की वजह से नहीं आया था। वो धीरे धीरे हमारे भक्ति काल का धीरे धीरे विकास अपने आप हुआ था, सहज रूप से हुआ था, ये कहते हैं। और दक्षिण से आलवारों से वो मानते हैं। द्विवेदी जी का संबंध साहित्य इस अर्थ में बड़े महत्व का है, निबंध साहित्य इस अर्थ में बड़े महत्व का है कि साहित्य, दर्शन तथा समाज व्यवस्था संबंधी उनकी कई मौलिक उद्भावनाएं मूलतः निबंधों में ही मिलती है। निबंधों में ही क्या मिलती है? इनके साहित्यिक, दर्शन और समाज व्यवस्था संबंधी जो इनके विचार है ना, मौलिक जो उद्भावनाएं, जो इनके स्वयं के विचार है, वो मूलतः निबंधों में ही इनके में मिलते हैं। पर ये विचार सामग्री पांडित के बोध से आक्रांत होने की जगह उसके बोध से अभिषिक्त है। अपने लेखन द्वारा निबंध विधा को सृजनात्मक साहित्य की कोटि में ला देने वाले द्विवेदी जी की निबंध व्यक्तित्व व्यंजना और आत्मपरक शैली में, कैसी शैली में है? व्यक्तित्व व्यंजना है और आत्मपरक शैली इनकी निबंधों की बताई है। अब जो हमारे जो शिरीष का फूल लगा हुआ है, जो कल्पलता से लिया गया, उसके ऊपर हम बात करते हैं। यहाँ प्रस्तुत ललित निबंध शिरीष के फूल लेखक के संग्रह कल्पलता से उद्धृत है। इसमें लेखक आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे शिरीष के माध्यम से मनुष्य की अजय जिजीविषा और तुमुल कोलाहल कलह के बीच धैर्य पूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने को महान मानव मूल्यों के रूप में स्थापित किया है। किसके माध्यम से? शिरीष के फूल के माध्यम से। क्या स्थापित किया है? मनुष्य की अजय जिजीविषा और तुमुल कोलाहल कलह के बीच धैर्यपूर्ण लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने को महान मानव मूल्यों के रूप में स्थापित करता है। ऐसी भावधारा में बहते हुए उसे देह बल के ऊपर आत्मबल का महत्व सिद्ध करने वाले इतिहास विभूति गांधी जी की याद हो आती है, तो वह गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से भी कसमसा उठता है। निबंध की शुरुआत में लेखक शिरीष पुष्प की कोमल सुंदरता के जाल बुनता है, फिर उसे भेदकर उसके इतिहास में और फिर उसके जरिए मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में बैठता है। फिर तत्कालीन जीवन एवं सामंती वैभव विलास को सावधानी से उकेरते हुए उसका खोखलापन भी उजागर करता है। लेखक अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही शिरीष को नजरअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से आहत है। किससे आहत है? कि शिरीष के फूल, जैसे अशोक के फूल को भूल गए थे, ऐसे ही हमें साहित्य में शिरीष को भी नजरअंदाज कर दिया है। इसी में उसे सच्चे कवि का तत्व दर्शन भी होता है। उसके अनुसार योगी के अनासक्त शून्यता और प्रेमी की सरस पूर्णता एक साथ उपलब्ध होना सत्कवि होने की एकमात्र शर्त है। ऐसा कवि ही समस्त सांस्कृतिक मानव वैभव में रमकर भी चूकता नहीं और निरंतर आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा देता है। शिरीष के पुराने फूलों की अधिकांश लिप्सु खड़खड़ाहट और नए पत्ते फलों द्वारा उन्हें धकियाकर बाहर निकालने में लेखक साहित्य, समाज व राजनीति में पुरानी जो ये खड़खड़ाते हुए नए पत्ते हैं ना, वो पुराने पत्तों को धकियाकर बाहर नहीं निकाल देते ना शिरीष के फूलों को,
तब तक वो निकलती है। इससे लेखक का किधर ध्यान है? इससे लेखक का है कि जो साहित्य और समाज व राजनीति में जो पुरानी जो पीढ़ियां, उन पुरानी पीढ़ियां जब तक उनको नई पीढ़ियां आके उनको धकिया नहीं देती, मतलब उनके साथ द्वंद नहीं करती, उनको बाहर नहीं करती, तब तक वो अपने आप से निकलते नहीं। तथा स्पष्ट रूप से पुरानी पीढ़ी और हम सब में नएपन के स्वागत, सांस्कृतिक संदर्भों स्वागत, यहाँ से लाइन छूट गई हमारी। पुरानी पीढ़ी और हम सब में नएपन के स्वागत का साहस देखना चाहता है। इस निबंध का शिल्प इसी में चर्चित इक्षुदंड की तरह है। सांस्कृतिक संदर्भों व शब्दावली की भड़कीली खोल के भीतर सहज भावधारा के मधुर रस से युक्त यह हर तरह से आस्वाद्य और प्रयोजनीय है तथा इस प्रकार लेखक के प्रतिनिधि निबंधों में से एक है। तो लेखक इस निबंध के माध्यम से हमें क्या दिखाना चाहता है, किस तरफ इशारा करना चाहता है, क्या इस लेखक की विशेषता है और क्या इससे हमें मतलब क्या उद्देश्य है लेखक का ये लिखने का, ये सब इसमें बता दिया गया है। अब हम शुरू करते हैं निबंध। शिरीष के फूल। जहां बैठ के लेख लिख रहा हूं उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ है। किसके पेड़ है? शिरीष के पेड़ है। और जेठ की जलती धूप। मौसम कौन सा है? जेठ का। क्योंकि आरपीएससी ऐसे ही सवाल पूछती है ज्यादातर, बहुत जल्दी, मतलब ऐसे सवाल तो इतनी जल्दी, और वहां पे हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्योंकि इन छोटी चीजों पे हम पूरा लेसन तो पढ़ लेते हैं, पूरा पाठ पढ़ लेते हैं, लेकिन ना हम इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान ही नहीं देते। जबकि धरती निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी। धरती मतलब धरती अग्निकुंड बनी हुई थी। शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। कर्णिकार और आर्गवध मतलब अमरतास, अमलतास की बात मैं भूल नहीं रहा, वे भी आसपास बहुत है। अब किस किस के पेड़ है लेखक के पास? कर्णिकार और आर्गवध है ना, इसी का दूसरा नाम भी आप याद रखना, अमलतास के फूल आसपास हैं। लेकिन शिरीष के साथ आर्गवध की तुलना नहीं की जा सकती। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है। कौन फूलता है 15-20 दिन के लिए? आर्गवध मतलब अमलतास। आर्गवध जहां भी आ रहा है आप अमलतास बोलिए, आपको याद रहेगा फिर। बसंत ऋतु के प्लास की भांति। बसंत ऋतु के प्लास की भांति किसे बताया? आर्गवध को। कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं। यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंकड़ के खंकड़, दिन 10 फूला फूल के खंकड़ भया पलास। ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले। फूल है शिरीष, बसंत के आगमन के साथ लहक उठता है। अब कब उठता है शिरीष का फूल महक? ये उठता है बसंत के आगमन से। आषाढ़ तक तो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। आषाढ़ मन रम गए तो भरे भादों में भी निर्गात फूलता रहता है, मतलब उसी गति से फूलता रहता है। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजयता का मंत्र प्रचार करता है। कालजयी अवधूत की भांति कौन फूलता है? जो जीवन की अजयता का मंत्र हमें देता है, वो क्या है? शिरीष का फूल। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है, पर नितांत ठूठ भी नहीं हूं। शिरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिलोल जरूर पैदा करते हैं। शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस, अब यहाँ पे देखिए शिरीष के वृक्ष कैसे होते हैं? बड़े होते हैं और छायादार होते हैं। क्योंकि शिरीष के विशेषताओं में भी ये पूछ सकते हैं, शिरीष के फूल कोमल होते हैं, शिरीष के वृक्ष छोटे होते हैं या बड़े होते हैं, छायादार, ये भी आप लोग ध्यान रखना। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चार दीवारी के पास लगाया करता था, उनमें एक शिरीष भी है। ये कहाँ मिलता है इसके साक्ष? व्रत संहिता 55:13। अशोक, अरिष्ट, पुनाग और शिरीष के छायादार और घनमर्षण हरितिमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनमोहक मनोहर दिखती होगी। अब कौन कौन से वाटिका में पुष्प लगाते थे? मतलब रईस लोग जो हमारे व्रत संहिता से हमें मिलता है कि कौन कौन से वृक्ष वहां पे लगाते थे हमारे भारत में। अशोक, अरिष्ट, पुनाग, शिरीष। वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला लगाया जाना चाहिए। झूले का दूसरा नाम क्या है? प्रेंखा दोला। प्रेंखा दोला मतलब झूले का ही दूसरा नाम है। ये भी आप लोग याद रखना, पूछ लेंगे कहीं कि प्रेंखा दोला का क्या अर्थ है।
तो वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया है झूला। यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देना देखना चाहते थे, पर शीर्ष भी क्या बुरा है। डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है, पर उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज्यादा नहीं होता। मतलब स्त्रियों के बारे में कहा है कि झूलने वालियों का वजन भी ज्यादा नहीं होता। कवियों की यह तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कह रहा हूं, वे चाहे तो लोहे का पेड़ बनवा सकते हैं। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मतलब कितने अच्छे से, कितनी अच्छी शैली से उन्होंने अपनी बात रख दी कि कामसूत्र में कहा गया है कि जो छायादार वृक्ष है ना, उनके ऊपर पेड़ लगाने, मतलब झूला डालना चाहिए, रेखा डोला। बट फिर कहते हैं कि मतलब कवियों ने कहा है कि इसकी कमजोर होती है, इसकी ये जो शीर्ष का जो पेड़ है ये कमजोर होता है, लेकिन इतना भी कमजोर नहीं होता, क्योंकि उसमें जो झूलने वाली है, मतलब स्त्रियों के लिए का है, नायिका के लिए का है कि जो झूलने वाली है उनका भी तो वजन इतना ज्यादा नहीं होता। कवि क्यों भूल जाते हैं? उनकी आदत है कि वो वजन का तो ख्याल ही नहीं करते, मतलब सोचते ही नहीं है। मैं तुंदिल मतलब कि जो पेट वाले मोटे जो लोग हैं, नरपति मतलब पुरुष के लिए का है कि उनके बारे में नहीं कह रहा, उनके लिए तो लोहे का अगर पेड़ भी बनवा ले तो भी नहीं कह सकता। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। संस्कृत साहित्य में शिरीष का फूल कैसा माना गया है? बहुत कोमल। जहां पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आप लोग ध्यान दे लेना, वहां पे क्वेश्चंस बनने के पूरे पूरे चांस होते हैं। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू शुरू में प्रचार की होगी। उनका इस बात पुष्प पर कुछ पक्षपात था। किसका पक्षपात था? कालिदास जी का। मेरा भी है। कह गए हैं शिरीष पुष्प केवल भंवरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है। ये अंडरलाइन कर लेना आप लोग। शिरीष के पुष्प केवल भंवरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, ये किसने मतलब कहा है? ये कालिदास जी ने कहा है। कालिदास जी ने। वहां तक आप जाओगे भी नहीं कि सोचेंगे कालिदास तो हमारे लगा नहीं, कालिदास तो ऐसे ही ऑप्शन में दे दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो निबंध है उसमें यह रेफरेंस आपको मिलता है। पक्षियों का बिल्कुल नहीं। पद सहित भ्रमरस्य पेलवम शिरीष पुष्प न पुनः पत्र पत्रीणाम। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं? सिर्फ विरोध करने की, यहाँ पे इतना बड़ा कवि किसके लिए कहा है? कालिदास के लिए कहा है। सिर्फ विरोध करने की हिम्मत ना होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था। यहाँ तो इच्छा भी नहीं है। खैर मैं दूसरी बात कह रहा था शिरीष के। देखिए ये शिरीष का क्या है? पेड़ है, शिरीष का पेड़ है ये। अच्छा बड़ा है, काफी छायादार है। शिरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है। मतलब फूलों को देख के फूल कोमल है तो कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ ही कोमल है। यह भूल भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं। उसके फल, अब शिरीष के फूल के फूल तो कोमल होते हैं, तना भी ज्यादा कोमल मतलब मजबूत नहीं होता, लेकिन उसके फल जो है ना काफी मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकिया कर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं। बसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मरमरित होती रहती है, शिरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की, जो उनके पुराने जो फल है ना वो ऐसे खड़खड़ाते, इन खड़खड़ाते फलों को देखकर लेखक को किसकी याद आ रही है? मेरे को, मुझे इनको देखकर उन नेताओं की याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं समझते और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते तब तक जमे रहते हैं। यहाँ पे मतलब कि जो पुराने जो नेता है ना वो मतलब तब तक नहीं जाते जब तक नई पीढ़ी उनको धक्का देकर निकाल नहीं देती। नई पौध है, नई पीढ़ी के लिए है। नई पौध मतलब नई पीढ़ी के लोग उन्हें धक्का दे मारकर बाहर नहीं निकाल देते, तब तक वो जमे रहते हैं। और उसकी तुलना किससे की है? जो शिरीष के जो फल है ना पुराने जो खड़खड़ाते रहते हैं उनके लिए। मैं सोचता हूं कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रमाणिक सत्य है। अति परिचित और अति प्रमाणिक सत्य क्या है? जरा और मृत्यु। बूढ़ा भी होना है और मृत्यु भी एक समय होनी है। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मोहर लगाई थी। धरा को
प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो झरा, जो बरा सो बूताना। मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूं कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते, बाबा की झड़ना निश्चित है। बाबा की झड़ना, ये स्वयं का लेखक का ही कथन है। सुनता कौन है? महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं। मतलब महाकाल मतलब गर्मी का इतना ये जो समय है ना, उसके लिए आया कि जो महाकाल मतलब काल का जो समय है ना, वो सपासप कोड़े मतलब समय निकल रहा है। जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं, जिनमें प्राण कण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है वे टिक जाते हैं। दुरंत प्राण धारा सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने वहीं देर तक बने रही तो काल देवता की आंख बचा जाएगी। भोले हैं वे, हिलते हिलते ढुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की और मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे की मरे। देखिए यहाँ पे लेखक का कहना है कि एक स्थिर चीज तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। आप थोड़ा हिलते हिलते रहो, ढुलते रहो, मतलब कि कुछ करते रहो, स्थान बदलते रहो, कुछ नया करते रहो, उसी से कुछ अच्छा है कि हम कुछ समय बच भी सकते हैं। बाकी एक समय एक ही स्थान पे मतलब ना कुछ करते हुए स्थिर रहना, ये मनुष्य के मरने के बराबर है। एक एक बार मुझे मालूम होता है कि यह सिरी से एक अद्भुत अवधूत है। दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता है, न उधो का लेना न माधो का देना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत न जाने कहां से अपना रस, ये हजरत न जाने, हजरत न जाने मतलब कि ये कह रहे कि मतलब पता नहीं ये हजरत न जाने कहां से अपना मतलब कि शिरीष के फूल कहां से अपना रस खींचते हैं और मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। एक वन शास्त्री ने बताया था, इन्हें किसने बताया था? वन शास्त्री ने बताया था कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस अब कहां से शिरीष का फूल रस खींचता है? वायुमंडल से खींचता है। किसने बताया था? वन शास्त्री ने बताया था। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतुजाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था? अवधूत के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकलती है। अंडरलाइन, अवधूत के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकलती है। किसके मुंह से निकलती है? अवधूत के मुंह से ही संसार की सरस रचनाएं निकलती है। कबीर बहुत कुछ इस सीरीज के समान ही थे। बहुत कुछ, पूर्ण रूप से नहीं, बहुत कुछ बताया। बहुत कुछ कबीर किसके समान थे? सीरीज के समान थे। मस्त और बेपरवाह पर सरस और मादक। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। शिरीष के फूल फकड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। मतलब मेघदूत जैसे अनासक्त के मन में फक्कड़ता रहती है, शिरीष के फूल है जो यही फक्कड़ता में मस्त रहते हैं और उपजते हैं, मतलब उगते हैं। और मेघदूत है ना, वो भी इसी अनासक्त जो रहेगा, हृदय जो खुला रहेगा, जो उसी के हृदय में ऐसे मेघदूत जैसी रचना उमड़ सकती है। इसलिए कहा है कि कालिदास भी कहीं ना कहीं अनासक्त योगी रहे हैं। जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है? कहते हैं कर्नाट राज्य की प्रिया वज्जिका। कहां के कर्नाट? मतलब कर्नाटक राज्य की प्रिया वज्जिका देवी ने गर्व पूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा है, दूसरे वाल्मीकि, तीसरे व्यास जी। किसने बताए थे? ये कर्नाटक राज्य की वज्जिका देवी जो है, उन्होंने 3 कवि बताए, ब्रह्मा, वाल्मीकि और तीसरे व्यास। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को दिया और तीसरे ने महाभारत। वाल्मीकि ने क्या दिया था? रामायण। ब्रह्मा ने वेद और व्यास जी ने महाभारत। इनके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करे तो मैं कर्नाटक राज्य की प्यारी रानी, कर्नाटक राज्य की प्यारी रानी वज्जिका देवी, याद रख लेना। कर्नाटक राज्य की रानी कौन है? वज्जिका देवी का इसमें आया है उल्लेख। उनके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूं, तेसा मूर्धनि दधामी, वाम चरणम कर्नाट राजप्रिया। मैं जानती, कहती है कि यदि इन तीनों के अलावा कोई अपने आप को कवि कहता है तो मैं, कवि कहता है तो मैं, एक सेकंड, कहाँ गया? तो मैं उनके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ।
मैं जानता हूं कि इस उपलम्ब से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई लज्जाया नहीं तो उसे डांटा भी न जाए। पर मैं कहता हूं कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो। सरिस सिरिस की मस्ती की ओर देखो, लेकिन अनुभव ने मुझे बताया कि कोई किसी की सुनता नहीं, मरने दो। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता मतलब बुद्धि और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। कवि होने से क्या होता है, मैं भी छंद बना लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ। कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ ही सकते होंगे। इसलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो जाते। पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था, वयम्पि कव्यम कव्य कव्य कव्यसते कालिदासाधा। ज्यादा संस्कृत आती नहीं है तो कहीं गलती भी हो जाए तो आप लोग ऐसे मत सोचना कि मैडम ने गलत पढ़ दिया, क्योंकि आप लोगों के सामने पूरी पीडीएफ लगी हुई है। कहीं पे गलत बोल भी जाए, मानव प्रवृत्तियां निकल जाती है गलतियां, तो आप उसको यहाँ से देख लेना। मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ। अब इस सीरीज के फूल का ही एक उदाहरण लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी। सुंदर क्या होने से कोई सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है? देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वो सुंदर डुबकी लगाकर निकला है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी, क्योंकि कालिदास ने ही उसका उस रचना का वो लेखन किया था। तो कहते हैं कि जो शकुंतला है वो किसके हृदय से निकली थी? कालिदास के हृदय से निकली थी। विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था, कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे, उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था। कहीं न कहीं कुछ छूट गया। बड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में वे उस शिरीष का पुष्प को देना भूल गए, जिसके केसर गंड स्थल तक लटके हुए थे, और रह गया है सर चंद्र के किरणों के समान कोमल और शुभ्र वर्णाल का हार। क्या भूल गए थे? क्या याद आया दुष्यंत को कि एक तो इनके कानों में क्या नहीं है? शिरीष के पुष्प, और उसके गले में हार नहीं है, मृणाल का हार, शुभ्र मृणाल का हार नहीं है। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो कि सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृपिवल की भांति खींच लेते थे, जो निर्दलित इक्षुदंड से रस निकाल लेता है। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे। कुछ इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत में। अब अनासक्ति कालिदास के समान ही अनासक्ति आधुनिक किस कवि में बताई है? तो सुमित्रानंदन पंत में। कविवर रविंद्रनाथ में भी यह अनासक्ति है, यह एक जगह उन्होंने लिखा है। और दूसरा किसमें बताइए? रविंद्रनाथ जी में। एक जगह उन्होंने लिखा है, राजोद्यान का सिंहद्वार कितना ही अब्रभेदी क्यों न हो, उसकी शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वह यह नहीं कहता कि उसमें आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रमण करने के बाद ही है, यही बताना उसका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है, वह इशारा है। मतलब फूल हो या पेड़ हो, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु की ओर, मतलब प्रकृति हर किसी ना किसी चीज की हमें शिक्षा देती है। तो ये करे कि फूल जो पेड़ जो है अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है, वह इशारा है। शिरीष तरु सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है, जो ऊपर की ओर उठती रहती है। इस चिलकती धूप में इतना, मतलब चिलकती मतलब बहुत ज्यादा तेज चमकती हुई धूप, इतना सरस वह कैसे बना रहता है? क्या ये बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? हमारे देश के ऊपर से जो यह मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? शिरीष रह सका है। मतलब इन्होंने कहा है कि जैसे शिरीष का पुष्प इतनी धूप, गर्मी, लू को सहते हुए जैसे यहाँ पे अनासक्त है, मतलब मस्त है, अपने आप में फूल रहा है, इससे किसी से कोई मतलब नहीं, ऐसे ही उस समय की स्थितियां हमारे देश में थी। मारकाट थी, अग्निदाह था, लूटपाट, खून खच्चर और था। इसके भीतर क्या हमारे यहाँ पे भी कोई ऐसा है जो स्थिर रह सकता है?
अपने देश का एक बुढ़ा। अब ये अपने देश का एक बुढ़ा किसके लिए आया है? अपने देश का एक बूढ़ा ऐसी स्थिति में भी रह सका है। क्यों? मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शीरीष भी अवधूत है। शीरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है। गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था। मैं जब जब शीरीष की ओर देखता हूं, तब तब ऊह उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है? ये वह अवधूत और ये वह बुढ़ा, ये गांधी जी के लिए आया है। किसके लिए आया है? गांधी जी के लिए। ये अवधूत भी गांधी जी के लिए कह रहे हैं कि सिर्फ इसी पंक्ति के लिए पूछे ना कि हाय वह अवधूत आज कहाँ है, यहाँ पे अवधूत आया गांधी जी के लिए। और अपने देश का एक बुढ़ा रह सका शीरीष के पुष्पों की तरह, ऐसी लूटपाट, ऐसी खून खतर में भी, क्योंकि शीरीष का पुष्प भी वायुमंडल से रस खींचता था। और कहते हैं कि गांधी जी भी वायुमंडल से अपना रस खींचता था, इसीलिए वो इतना कोमल और कठोर था। ये लेखक ने बताया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये सीरीज का फूल जो हमारा निबंध है ये समाप्त होता है। और जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ अभी, तो आप लोग सिर्फ निबंध है, कहानी है, जो भी लगे हुए हैं वो हम वैसे ही पढ़ेंगे। बाद में हम एक साथ धीरे धीरे करके इन सब के ऊपर क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। अभी के लिए धन्यवाद। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे आने वाला हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।